नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। अभिनंदन आपका। नमस्कार। सर्जियो गोर जो अमेरिका के भारत में नए राजदूत हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और साथ में ये भी कहा है कि भारत जितना अहम देश कोई दूसरा नहीं है अमेरिका के लिए। और लगे हाथ उन्होंने कहा कि कल 13 जनवरी को दोनों देशों के जो ट्रेड पर बातचीत कर रहे हैं, उन अधिकारियों के बीच में टेलीफोनिक बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के महत्व को समझता है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और वो अगले 1-2 साल में भारत की यात्रा करेंगे। भट्ट साहब, उनके इस बयान में आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो बहुत अनौपचारिक सा हो या कोई नई बात हो? आप आए हैं, अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और आप बड़ी गुड़ी-गुड़ी सी बातें कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं अपने राजदूत के जरिए कि वो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं या भारत के दोस्त हैं, तो फिर किस खुशी में आपने 50% टैरिफ थोप दिया था एक तरफा? फिर किस खुशी में आपने भारत के नंबर 1 दुश्मन आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके दावत दी थी? और आप लगातार झूठ पर झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? और अब ऐसा क्या हो गया कि आप नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई एक नया संगठन, नई व्यवस्था बन रही है, उसमें भी भारत को हम अस्थायी सदस्य बनाएँगे। क्या समझ में आ गया है अमेरिका की कि ये जो बदला हुआ भारत है, ये इसको आप झुका नहीं सकते? धमकियाँ दे करके 500% टैरिफ लगा देंगे, पार्लियामेंट में आपने पेश कर दिया, तो भारत की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लगाइए जो लगाना है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने भी लगभग यही बात कही है कि भारत पसंद नहीं, अब हमारी जरूरत है। क्योंकि अब यूरोप को समझ में आ गया है कि वो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते और वो चीन पर भी भरोसा नहीं कर सकते। भारत दुनिया का अकेला डेमोक्रेटिक देश है जो पॉलिटिकली बहुत स्टेबल है, अपनी स्टेबल नीतियों के लिए जाना जाता है, बहुत मैच्योर है, बहुत वयस्क है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का बहुत जिम्मेदारी के साथ वो निर्वहन करता है और वो डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से अनस्टेबल नहीं है और कोई कभी यहाँ बहकी बहकी बातें नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है जुलाई से लेके अब तक, उसके बाद भारत क्या पूरी दुनिया में उन पे अब कोई विश्वास नहीं करता। और और जिस तरीके से उन्होंने पहले 50% पहले पहले जुलाई में 25% टैरिफ लगाया, फिर जुलाई में 25 और फिर अगस्त में और लगा दिया 25%, यानी 50% टैरिफ हो गया। जो सी फूड है, श्रिम्प है, उसके ऊपर तो 58.26% टैरिफ लगा दिया। अब वो बात कर रहे हैं 500% टैरिफ की। उसका नाम उन्होंने रखा है रशिया टैरिफ एक्ट। तो भाई 500% टैरिफ का मतलब है कि आपने सीधे सीधे भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, आपने सीधे सीधे इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर दिए। तो अगर आप में साहस है, अगर आपको लगता है कि भारत को आप झुका सकते हो, भारत को आप डिगा सकते हो, तो साफ साफ बोलिए कि हम भारत के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सैंक्शन की का शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने भारत से अपने कूटनीतिक संबंध, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन समाप्त करने का निर्णय कर लिया है और भारत अमेरिका के संबंध के डिप्लोमेटिक रिलेशन उसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जो संबंध अमेरिका और ईरान के हैं। तो आपका जो आपकी नीति का जो खोखलापन है
और जो आपका बड़बोलापन है वो इसी में सामने आ गया। 500% टैरिफ का क्या मतलब है भाई? अब आप जो है 5000% लगा दो। तो इसका जो जो इम्प्लीकेशन होगा, इसका जो परिणाम होगा, भारत और अमेरिका का व्यापार ठप हो जाएगा। तो और व्यापार ठप होने का मतलब है कि आप जो है, आपने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया और आपने आपने ये घोषणा कर दी कि भारत अब हमारा शत्रु देश है। और भारत को नष्ट करना, भारत को कमजोर करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। जिस तरह की बातें ट्रंप ने की है, मई 9-10 को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, और जिस तरह उन्होंने बार बार बातें की, कि उन्होंने 50 बार कहा कि मैंने जो है ये सीज फायर करवाया, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार और ये केवल उन्होंने भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत के विपक्ष की तोप में गोला भरने के लिए, उन्होंने इंडियन जो भारत का गैर जिम्मेदार विपक्ष है उसकी तोप में उन्होंने आर्टिलरी शेल भरा। उन्होंने अपोजिशन की बंदूक में उन्होंने कारतूस भरे, और कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर, लेकिन वो यहीं पे नहीं रुके। दिसंबर में, जनवरी में मोदी कॉल्ड मी, सर आई वांट टू टॉक टू यू, सर आई वांट टू हैव डील विद यू। और उसके बाद उनका फिर एक खोखलापन सामने आया, जब उनके कॉमर्स सेक्रेटरी वो जो थे हार्वर्ड लुटनिक ने कहा कि अगर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन कॉल कर दिया होता डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये डील हो जाती। अरे भाई, जब 6 महीने से हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका में कई बार गए और अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया आया, जब वो एक हजार पन्ने की डील है, कोई छोटी मोटी डील नहीं है। क्लॉज बाय क्लॉज जब निगोशिएट हो गया और सारे मुद्दों पर सहमति बन गई, और आपका यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने ये कह दिया कि इंडिया हैज ऑफर्ड अस द बेस्ट डील, जब आपका ही अधिकारी ये कह रहा है कि भारत ने हमें बहुत अच्छा जो है सौदा ऑफर किया है, दे हैव ऑफर्ड अस द बेस्ट डील एंड वी मस्ट ग्रैब इट, उसके बाद ये क्या तोक है भाई कि जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी आपसे भीख मांगेंगे क्या? क्या तुक है इस बात का? नहीं, उन्होंने और इस बात को 3 महीने पहले इसी बददिमाग आदमी ने कहा था कि भारत को माफी मांगनी पड़ेगी अमेरिका से और बातचीत हाँ के लिए टेबल पर आना पड़ेगा। हाँ, तो आपको इसी ये आदमी ने बताना चाहिए कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डिप्लोमेट्स और दोनों देशों के अधिकारियों की टीम जो है बात करती है और हर मुद्दे का हल निकालती है, और जब उन्होंने डील फाइनल कर ली, सारे मुद्दों पर सहमति बन गई, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप को फोन करें, ये कौन सी डिप्लोमेसी की परंपरा है भाई? ऐसी कोई परंपरा है क्या? तो आप क्या चाहते थे कि नरेंद्र मोदी क्या आपकी अनुनय विनय करेंगे? और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अगस्त में ही साफ कर दिया था, चाहे कोई दबाव आए, वो इंडिया का एग्रीकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर खोलने नहीं खोलेंगे, और अपने किसानों के हित के लिए वो कोई भी की रक्षा करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं, और इसके जो भी परिणाम होंगे हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। जब इतना एक्सट्रीम स्टैंड प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात केवल एक ही बार कही है, ये बात उन्होंने ट्रंप की तरीके से 50 बार दोहराई नहीं है। तो ये जो आज हो रहा है, और अब एक बात बहुत साफ हो गई है, अमेरिकन इकोनॉमी जो ट्रंप को असली चिंता हो रही है वो ये है कि इस साल ब्रिक्स देशों की बैठक होने जा रही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ब्रिक्स जो है वो बिल्कुल वही है जैसे सांड के लिए लाल कपड़ा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो देश है, ये 5 देश दुनिया में 34 to 40% जीडीपी कमांड करते हैं। अगर इन्होंने ये निर्णय कर लिया कि ये अपना आपसी व्यापार अब डॉलर में नहीं करेंगे, तो डॉलर के लिए बहुत दुर्दिन आ जाएंगे। भारत का जो और भारत ने भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट अपना घटाना शुरू कर दिया है। $250 बिलियन से वो घट के अब 180 बिलियन डॉलर पे आ गया है, और अब ये तय है कि भारत जो है उसमें बहुत अच्छा ब्याज मिलता है, 4% to 4.5%, लेकिन अब भारत जो है अमेरिकी बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेगा। चाइना ने भी करीब जो है $1 ट्रिलियन का जो अपना इन्वेस्टमेंट था उसको ऑफलोड कर दिया है, उसको सेल कर दिया है। तो ट्रंप के सामने चिंता है कि आज जो है अमेरिका का जो $7 ट्रिलियन का बजट है,
उसका 25% केवल जाता है पुराने कर्जों के ब्याज के भुगतान में, दैट इज नहीं ओवर उनकी $1 ट्रिलियन। तो अमेरिका के मैं सामने चुनौती है, अपनी इकोनॉमी को बचाओ, डॉलर को बचाओ, और 2025 में डॉलर की वैल्यू में जो जो डिवेल्युएशन हुआ है वो 10% हुआ है। तो अब जी, जो जी। है अमेरिका के लिए हताशा की स्थिति है, डेस्परेशन की स्थिति है, और अब उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो कहीं अपनी सेना भेज सके। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा डंका पीटा, हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, और मैंने वेनेजुएला का मैंने चार्ज ले लिया है। कोई भी ऑयल कंप हालांकि वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है, ओवर 300 बिलियन बैरल्स का उसके पास भंडार है, लेकिन जी, जी। एक भी अमेरिकन ऑयल कंपनी वहां पे आंख आंख फूटी आंख से देखने को तैयार नहीं है। उस ऑयल वेल्थ को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका कमर्शियल एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन करने के लिए अगले 10 साल तक हर साल $10 बिलियन वेनेजुएला में इन्वेस्ट करना होगा, और अगले 5 वापस साल के उसी अंदर पे आते हैं। जी, भट्ट नहीं, साहब 2030 तक जो ऑयल इंडस्ट्री है, दैट इज गोइंग टू बी सनसेट इंडस्ट्री। इंडिया में सर्जियो गोर जिस सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का, विंड एनर्जी का जो जनरेशन बढ़ रहा है, आज हमारा 1.5 लाख मेगावाट है। 2030 तक भारत का रिन्यूएबल सोलर विंड एनर्जी का जनरेशन 5 लाख मेगावाट से ऊपर होगा। तो पूरी दुनिया ने सर्जियो मालूम है कि ऑयल इंडस्ट्री इज ए सनसेट इंडस्ट्री। तो डोनाल्ड ट्रंप को वहां भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं वेनेजुएला में। केवल उन्होंने जो जो गुंडई की है, जो उनका मागा क्राउड, जो उनका वोट बैंक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि क्रिश्चियन कट्टरवादियों का जो उनका वोट बैंक है, केवल उसको खुश करने के लिए ये सारे ड्रामे ट्रंप ने अब तक किए हैं। लेकिन अमेरिकन लोग ये पूछते हैं कि आपने टैरिफ लगाया सारे देशों के ऊपर, और आपको $100 बिलियन की एडिशनल आय हुई, लेकिन ये पैसा दिया तो अमेरिका के ही कंज्यूमर ने, ये भारत ने थोड़ी दिया। अगर आपने इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आपने टैरिफ लगाया, तो वो प्रोडक्ट्स तो अमेरिका के बाजार में महंगे हो गए, वो प्रोडक्ट तो अमेरिका के कंज्यूमर के लिए महंगे हो गए। और आज अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग में है क्या, सिवाय हाईटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, फेसबुक है, टेस्ला है, और आपके पास और हैवी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग है, और ये बोइंग है, और फाइटर जेट्स हैं, हथियार है। इसके अलावा है क्या आपके पास? आपके पास गेहूं है, चावल है, बादाम है, लेकिन कोई भी कंज्यूमर गुड की मैन्युफैक्चरिंग आज अमेरिका में नहीं हो रही है। तो ये सब जो हो रहा है, अब ये उनको समझ में आ रहा है कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट का, जो अमेरिकी एम्बेसडर का जो बयान है, ये थोड़ा कंसिलेटरी बयान है। अब उनको लग रहा है कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, अब समय डैमेज कंट्रोल का आ गया है। और ये अकल उनको आई है जब 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 जर्मन चांसलर दिल्ली पहुंच गए हैं, और इसके बाद आने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी आने वाले हैं। 114 रफाल जेट की डील इंडिया की होने वाली है, और जर्मनी, फ्रांस और इसराइल के साथ फरवरी तक इंडिया की जो टोटल डील्स होने वाली हैं, दैट इज $45 बिलियन। आप 45 में 9 से गुणा कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा ये कितना पैसा है। इट इज ओवर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डील इंडिया की आने वाले 30 से 40 दिनों में होने जा रही है। इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को जा सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है तमीज से व्यवहार करते। अब उनको समझ में आया है कि हमारे हाथ से कितनी बड़ी डील चली गई। अकेले करीब $9 बिलियन की डील जो साइन हो रही है, वो जर्मनी से हो रही है फॉर द सबमरीन्स, और जर्मनी उसकी पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करने जा रहा है। तो ये तो अब उनको समझ में आ गया है ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, जो उनका धैर्य है, जो उनका पेशेंस है, आपने उसको उनकी कमजोरी समझा। अब उनके समझ में आ रहा है, और अगर आज के अमेरिकी एम्बेसडर को बयान को शुरुआत माने, तो मुझे लगता है कि जब फ्रांस के साथ हमारे बड़े डील साइन होंगे, इजराइल के साथ डील साइन होंगे, तो शायद ट्रंप साहब का और कोई प्यार भरा पैगाम आए भारत के लिए। जी, सर्जियो गोर ने जो बातें कही हैं, उनमें जैसे ये कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती
असली दोस्ती है। जी। और सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अंत में हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। 1-2 साल में दौरा कर सकते हैं, ये क्या बयान हुआ? और ये फिर एक अहंकारपूर्ण, दंभपूर्ण, जैसे भारत उनके दौरे का इंतज़ार कर रहा है, जैसे हमें मरा जरूरत जा नहीं रहा उनकी। है कि ट्रंप जो है वो कब भारत भूमि पर अपने पैर रखेंगे और कब हम धन्य हो जाएँगे। चौधरी ऐसी साहब, रिकॉर्ड बिल्कुल साफ कर लीजिए। इस वर्ष नवंबर में अमेरिकन प्रेसिडेंट का मिड टर्म पूल होगा, 2 साल में होता है। और अगले वर्ष जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस में मेजोरिटी खत्म होने वाली है। और मिड टर्म पूल के बाद डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी लेम डक प्रेसिडेंट, यानी लूले लगड़े प्रेसिडेंट होंगे। और कांग्रेस में वो कोई भी बड़ा प्रस्ताव पास नहीं करा पाएंगे। और आज ही खबर आई है कि अमेरिकन आर्मी को ये कहा गया था कि आप ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की तैयारी कीजिए। अमेरिकन आर्मी के चीफ ने साफ कह दिया, पहले अमेरिकन कांग्रेस का अप्रूवल लीजिए और वो अप्रूवल हमको दीजिए, उसके बाद हम जो होगा वो हम कार्रवाई करेंगे और आपके मौखिक आदेश पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और अमेरिका में इस बात को लेकर बहुत आपत्ति की गई है कि जिस तरीके से वेनेजुएला में हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, पहले इस ऑपरेशन का अमेरिकन कांग्रेस से अप्रूवल लिया जाना चाहिए था। और अगर अप्रूवल आपने नहीं लिया था तो कम से कम अमेरिकन कांग्रेस को नोटिफाई किया जाना चाहिए था, अमेरिकन कांग्रेस को सूचित करना था। आपने वहां पे लेजिस्लेचर को एकदम किनारे किया, आपने इग्नोर किया, बाईपास किया और आपने मनमाने तरीके से आप जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को संचालन कर रहे हैं, इसका अमेरिका के डेमोक्रेट्स के साथ साथ रिपब्लिकन ने भी आपत्ति जताई है। तो ये तो भारत को अब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी दौरे के भारत दौरे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या बोल दें। तो उनके पास जो समय बचा है भारत के खिलाफ बोलने का, कुछ करने का, कुछ नए नीति का निर्णय लेने का, वो केवल ये 2026 है। उसके बाद तो ही इज गोइंग टू बी लेम डक प्रेसिडेंट। नहीं, कोई भी उनके दौरों में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। उन्होंने तो चीन का दौरा करने की भी बात कही थी। चीन के राष्ट्रपति ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने भारत के दौरे की बात की थी, भारत ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो काहे को तुम ये घोषणा कर रहे हो 1-2 साल में ट्रंप भारत का दौरा करेंगे? कौन इंतजार कर रहा है वहाँ यहाँ उनका कि वो आएंगे और हम धन्य हो जाएंगे? हमें तो कोई जरूरत नहीं है उनके दौरे की। दूसरी बात ये है कि ये जो ईरान में इस समय चल रहा है, ये भी जानकारी मिली है कि अब तक लगभग 600 लोगों की जानें जा चुकी है। 10,000 के आसपास लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। उनके 40 से ज़्यादा प्रांत सुलग रहे हैं। 31 में तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में। और अमेरिका और इज़राइल को इन लोगों ने धमकी दे दी है, जो आपका ख़ामेनेई शासन है, कि अगर आपने कुछ भी किया, तो हम जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं आस-पड़ोस में, हम उन पर अटैक करेंगे। तो ये मामला जो है वो बहुत अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये तख्ता-पलट की एक मुकम्मल पृष्ठभूमि तैयार की गई है? देखिए, ईरान में जो वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है, उसकी वजह ना तो धार्मिक है, ना उसकी वजह सांस्कृतिक है, ना उसकी वजह राजनीतिक है, ना कोई विदेशी दखल है। ईरान की जो वजह है वो अंदर से आर्थिक रूप से खोखला हो चुका है। वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो 40% के ऊपर चल रहा है। कहीं खबर है कि 42 है, कहीं खबर है 44 है। वहां पे $1 आज जो है उसकी वैल्यू ईरान की डोमेस्टिक करेंसी में 14 लाख रियाल के बराबर हो गई है। ईरान की जो करेंसी है वो एक कागज का टुकड़े में तब्दील होकर रह गई है। और ईरान में जो वर्तमान मुल्ला सरकार है,
ये 1979 दिसंबर में जो वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तब अयतुल्ला खोमैनी ने ईरान में आके सत्ता संभाली थी और शाह ऑफ ईरान को देश छोड़ के जाना पड़ा था। और पिछले 46 सालों में जिस तरीके से ईरान ने अरबों डॉलर अपनी एक रीजनल हेजेमोन, एक रीजनल मिलिट्री पावर बनने में जो खर्च किया, अरबों डॉलर उसने दिए हैं लेबनान में हिजबुल्लाह को, शिया संगठन को, इजराइल के खिलाफ काम करो। हमास को खड़ा किया था अमेरिका ने यासिर अराफात के खिलाफ, हमास को भी इन्होंने अरबों डॉलर दिए। सीरिया की जो असद की शिया सरकार थी, उसको भी बिलियंस ऑफ डॉलर दिए। और जो जो यमन में जो शिया मुसलमान हुती हैं, उनको भी पैसा दिया। तो आपने और इस 46 सालों में अमेरिका और यूरोप ने ईरान के ऊपर कड़े सैंक्शन लगा रखे थे। उस सैंक्शन के बावजूद आपको एक सीमित मात्रा में अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने की अनुमति थी, और जिसको बड़े पैमाने पर चाइना खरीद रहा था डिस्काउंटेड रेट पर। तो उसके बल पर ईरान की अर्थव्यवस्था चल रही थी, और पूरा उनका दुनिया भर से इंटरनेशनल व्यापार ठप हो चुका था। तो आज ईरान जो है आर्थिक रूप से अंदर से खोखला हो चुका है। ईरान में 80% से ज्यादा लोग शिया इस्लाम छोड़ चुके हैं, और वहां पे बड़ी संख्या में मस्जिदें भी जलाई गई हैं। और एक उनका बड़ा नेता था कासिम सुलेमानी, उसकी मूर्ति लगी हुई थी, उसको भी जला दिया गया है, उसके फ्रेम को। तो ईरान की हालत बहुत खराब है, लेकिन जो वहां पे आंदोलन चल रहा है, उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड उसकी लीडरशिप नहीं है। ये शाह ईरान के बेटे जो शाह रजा पहलवी है, वो उसको जो है फ्रांस में बैठ के उसको संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो लगातार बयान दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और वहां हिंसा बढ़ रही है, और वहां की सरकार उसको संभालने में असफल हो रही है। और ईरान की सरकार के पास जो सबसे बड़ा जो हथियार है, वो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल, जो आर्मी के भी ऊपर है। तो आईआरजीसी जब तक अयतुल्ला खामेनाई के प्रति लॉयल बनी रहती है, तब तक ईरान में तख्ता पलट नहीं होगा। और जब तक या तो विदेशी समर्थन मिले जो ईरान के आंदोलनकारी हैं, या जैसा कि इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि अगर ज्यादा वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, लोगों की हत्या हुई, तो अमेरिका दखल देगा। ईरान के पास केवल एक ही ताकत है कि उसके पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल कई हजार किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, और दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल एक दो को तो रोक सकता है, लेकिन अगर एक साथ अगर 10 मिसाइल फायर की जाएंगी, तो उनको रोकना असंभव है। अभी पिछले वर्ष जून में जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो ईरान ने बदले में जेरूशलम और तेल अवीव के ऊपर बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी, और उससे इजराइल का बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो इजराइल के पास अब तो ईरान जो है एक बेहद खोखली, बेहद डरी हुई सरकार है, और बहुत ही हताशा में है। तो वो केवल उसके पास अब एक ही हथियार बचा है कि वो अमेरिका के पश्चिम एशिया में जो जो मिलिट्री अड्डे हैं, वो उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे। लेकिन कितनी फायर करेगा, क्योंकि वो आर्थिक रूप से खोखला हो चुका है। और जो अमेरिका और इजराइल का जब जवाबी हमला होगा, वो ईरान के लिए ज्यादा घातक होगा। तो अब केवल ये है कि अब दुनिया दम साध के इसको देख रही है कि क्या ईरान की वर्तमान मुल्ला सरकार, जो वहां पे हिंसक आंदोलन हो रहे हैं, क्या उनको काबू कर सकती है? क्या ये सरकार आने वाले दिनों में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कर सकती है, नॉर्मलसी कायम कर सकती है? लेकिन अब तक और इस आंदोलन को चलते आज लगभग 20 दिन हो रहे हैं, और अभी तक तो इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ईरान की सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल फोन को बैन कर दिया है, एक तरीके से वहां पे डिजिटल ब्लैकआउट हो गया है, लेकिन ये सारे तौर तरीकों से कभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं थमता। एक शहर में बवाल हो जाए, 2 शहर में बवाल हो जाए, तो इंटरनेट को डाउन करने से चीजें काबू में आ जाती हैं। लेकिन जब आग पूरे देश में भड़क चुकी है, तब और इसको सरकार काबू कर पाएगी, क्योंकि मामला आर्थिक है। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, लोगों के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पैसा नहीं है। पीपुल आर लिटरली स्टार्विंग।
वहां भुखमरी की स्थिति आ गई है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो वैसे ही मर रहे हैं। तो अब या तो गोली खाकर मर जाए सरकार की, और वहां की सेना जो है बिना किसी लिहाज के बहुत बेदर्दी से भीड़ के ऊपर, जो निहत्थी भीड़ है उसके ऊपर गोली चला रही है। 2000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनेट ब्लॉक है, बंद है, तो वहां से खबरें भी अब नहीं आ रही वहां स्थिति क्या है। जी। बिल्कुल सही बात है। इधर एक बयान पर बवाल हो गया है। राज ठाकरे ने अन्नामलाई के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया और उसके बाद अन्नामलाई ने उनको चेतावनी दे दी है, चुनौती दे दी है। हम्म। उन्होंने कहा कि मुंबई आऊंगा, जरा पैर काट करके दिखाओ। और कहा क्या था राज ठाकरे ने, जैसा कि ये लोग हम्म। मुंह से बाहर बाहर बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि एक रसमलाई तमिलनाडु से आया, तुम्हारा यहाँ हम्म। क्या कनेक्शन है, हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी। और हम्म। इसके बाद जो इनके एमएनएस के समर्थक हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर अन्नामलाई मुंबई आते हैं तो उनके पैर काट डालेंगे। अब अन्नामलाई ने कहा कि मैं मुंबई आ रहा हूं, जरा पैर काट करके दिखाइए। तो ये क्या इस तरह की लैंग्वेज के बिना चुनाव मैदान में नहीं जा सकते, मतदाताओं के बीच नहीं जा सकते, अपना रोड मैप नहीं बता सकते? आप क्या बेहतर विजन लेकर के आए हैं, ये इसके बल पर चुनाव नहीं लड़ सकते? इसी तरह की मार काट की पीट देंगे भाषा के आधार पर, मतलब गुंडागर्दी के आधार पर ही आप क्या जनमत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके कारण जो है शुद्ध रूप से पॉलिटिकल कारण है। आपको याद होगा नवंबर 2019 में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, जो पिछले 15 साल से चला आ रहा है। इस गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था नवंबर 2019 में। फिर भी जो है उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया, गठबंधन को तोड़ा, और जो उनके शाश्वत शत्रु थी कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी से मिल करके उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बन गए, 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उस मुख्यमंत्री बनने के लोभ में उनको अपनी पार्टी भी गंवानी पड़ी, संगठन भी गंवाना पड़ा, और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी गंवाना पड़ा। और आपको मालूम है कि शिवसेना का जो जो चुनाव चिन्ह है, तीर कमान, वो एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है। और इनकी पार्टी का नाम अब शिवसेना यूबीटी हो गया है, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट। और और नवंबर 2024 में जो वहां विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी बुरी तरह हारी, कांग्रेस को, यानी जो महाविकास आघाड़ी थी, शरद पवार गुट, एनसीपी का, कांग्रेस और ये उद्धव ठाकरे, ये बुरी तरह हारे। और वहां पे आज महाराष्ट्र असेंबली में किसी पार्टी के पास इतनी भी सीटें नहीं हैं कि वो लीडर अपोजिशन का स्टेटस उसको दिया जा सके। और फिर अभी दिसंबर में जो जो वहां पे नगर पालिका के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें भी शिवसेना उद्धव ठाकरे को बुरी हार का सामना करना पड़ा। और बीजेपी और शिवसेना अजीत पवार, और शिवसेना और ये सॉरी एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी और शिवसेना को बहुत शानदार जीत मिली है। अब आ रहा है बंबई नगर निगम का चुनाव, बंबई नगर महापालिका। बंबई नगर महापालिका में देवेंद्र फडणवीस बहुत साफ कह चुके हैं, यहाँ पे अब की बार बीजेपी का मेयर होगा। बंबई का बंबई नगर महापालिका का चुनाव जो है, और ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की रीढ़ है, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर यहाँ पे शिवसेना चुनाव हार जाती है, मेयर उसका नहीं बनता है, जो कि नहीं बनेगा, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के ऊपर अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा। और जब नेता के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाता है, जब पार्टी के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाता है, तब नेता लोग भड़काऊ भाषण देते हैं। ये अन्ना मलाई को रसमलाई बोलते हैं, पैर काट डालूंगा, हाथ काट डालूंगा, चेहरे पे तेरे मैं एसिड फेंक दूंगा। तो ये सब जो बातें जो लग रही हैं कि बड़ी आक्रामक बातें हैं, ये इस तरह की बातें हमेशा एक डरा हुआ नेता बोलता है।
जैसे ममता बनर्जी बोल रही थी कि अमित शाह आएंगे तो मैं उनको होटल के बाहर नहीं निकलने दूंगी। ये उनका डर है। अगर अगर उनके पास ताकत होती, अगर उनके पास स्ट्रेंथ होती, तो जब नेता मजबूत स्थिति में होता है तब कभी भी वो असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करता है। जब नेता संकट में होता है तभी उसको लगता है कि आक्रामक भाषा बोल करके वो अपने वोट बैंक को एकत्र रख सकता है। लेकिन अब ये उद्धव ठाकरे को मालूम है कि उनकी पार्टी की जो नींव है वो हिल चुकी है। अब उनका समय जा चुका है। अब जो जो वोट बैंक और जो पार्टी की पहचान, जो पार्टी का जन आधार, जो पार्टी का वैचारिक आधार बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, आज शिवसेना जो है अल्लाह अकबर गा रही है। बताइए। तो आज शिवसेना का वोट बैंक मुसलमान हो गए हैं, जो कि एक जमाने में बहुत ही प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी हुआ करती थी। तो जो पार्टी अपना आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में 360 डिग्री का परिवर्तन कर सकती है, उस पे कौन भरोसा करेगा? और चूंकि उनको मालूम है कि अब उनका समय जा चुका है, तब इसीलिए इस तरीके की आक्रामक, अभद्र और असंसदीय टिप्पणियां राज ठाकरे की ओर से, उद्धव ठाकरे की ओर से आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।